गारंटी यू ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। ज्यादा सोचने से इंसान ज्यादा पीछे ही जाता है, कुछ आगे नहीं जा पाता। वो विश्वास खुद पे रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, है ना। कोई आपको विश्वास दिलाने वाला नहीं है कि हाँ नहीं तू कर लेगा अपने फैमिली के अलावा। जो आपका टीचर कहता है उसी तरीके से कीजिए, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज का जो सेशन है ये एक जनरल डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यार आप लोगों ने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे, है ना, जो क्लास 12th के साथ ही जो IIT JEE में या फिर नीट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है बड़े आराम से। और वहीं पर आपने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे होंगे जो 12th के साथ नहीं कर पाते चीजों को, 12th के बाद जो ड्रॉप लेते हैं फर्स्ट सेकंड, है ना, और फिर ड्रॉप के बाद उन लोगों का JEE या फिर नीट में सिलेक्शन होता है। तो बात ये आती है कि यार जिस बच्चे का क्लास 12th के साथ सिलेक्शन हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो JEE को क्रैक कर रहा है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल डिफरेंट कर रहा है बाकी लोगों से, है ना, कि जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हो और जिसके लिए उन बच्चों को ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ रही है ना। और मेरे हिसाब से ये सब बच्चों का सपना होता ही है। जब कोई JEE के लिए सोचता है कि उसको एक अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसका सबसे पहला सपना यही होता है कि यार क्यों ना क्लास 12th के साथ ही मैं JEE में सिलेक्शन हो जाए मेरा। तो इसी सेशन में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ टू क्रैक JEE इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही अटेम्प्ट में JEE कैसे क्रैक करें। सबसे पहले मैं कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो डिस्कस करने वाला हूं, है ना। ये क्वेश्चंस जनरली जब भी बच्चा 10th से 11th में आता है तो ये क्वेश्चंस उसके दिमाग में पक्का कहीं ना कहीं एक ना एक बार तो जरूर आते हैं। और तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के दिमाग में जनरली आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन उसमें से ये होता है कि यार कौन सा मोड सही है, कौन सा मोड अच्छा है। मैं ऑफलाइन से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन मोड से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे अगर मैं फिजिक्स वाला की बात करूं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी, ऑनलाइन सेंटर्स भी, अपना कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है ना। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में रहता ही है। तो देखो यार, इसका कोई ऐसा क्लियर आंसर हो नहीं सकता, है ना, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट जैसा सॉल्यूशन हो नहीं सकता इस चीज का। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी। फैक्टर्स पे कैसे, देखो जनरली जैसा आप सब लोगों को पता है यार, ऑफलाइन जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है ना, आपको फीस अच्छी खासी होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब वो फीस वो वाले अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो चूज करते हैं ऑनलाइन सेगमेंट, है ना। ये एक सिचुएशन हो गई कि उनके लिए वो फीस ज्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन सेगमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। कौन सा बेटर है ये डिपेंड करता है आप किस तरह से उस चीज का एडवांटेज, उस चीज का फायदा लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑफलाइन में अगर एडमिशन ले लिया इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का, या फिर आपने ऑनलाइन में सिलेक्शन ले आपने ऑनलाइन में एडमिशन ले लिया इसका मतलब आपका सिलेक्शन बचा। आप दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके आसपास अच्छे ऑफलाइन सेंटर्स प्रेजेंट नहीं है, या फिर बहुत दूर हैं जहां से उनको कम्यूट करना पड़ता, आना जाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा टाइम उनका लगेगा। ये भी हो सकता है कि उनको फिर अगर वो कहीं दूसरी जगह जाके अगर रूम्स वगैरह लेंगे वहां पर भी उनको बहुत ज्यादा, है ना, वो फीस वीस काफी ज्यादा, इसके साथ साथ आपको रहने करने के लिए भी अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो हर एक बच्चे के बस का नहीं होता, है ना, क्योंकि आजकल एजुकेशन काफी महंगा हो चुका है जैसे सारी दुनिया जानती है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि उस केस में भी उसको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन सेगमेंट की तरफ मूव करना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन सेगमेंट किसी भी तरह से ऑफलाइन से कम नहीं है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आज ऑनलाइन सेगमेंट में पॉसिबल है, जहां पर आप लोग डायरेक्ट अपने मेंटोर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और रियल टाइम अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब बात यह आती है कि सर अगर मैंने ऑनलाइन लिया है या फिर ऑफलाइन लिया है तो सर ये फीस वाला मेरा कंसर्न नहीं है, फिर मैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसर्न, जो मुझे देखने चाहिए पहले ये चूज करने से पहले। तो यार देखो, ऑनलाइन सेगमेंट मेरे हिसाब से ये उन बच्चों के लिए है जो डिसिप्लिन्ड हैं, है ना, कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि ये वाला काम मुझे इस समय करना है, ये सेशन इस समय हो रहा है, मुझे ये सेशन लाइव अटेंड करना है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे करनी है, मुझे DPP सॉल्व करना है, मुझे इसके प्रीवियस इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके
ये सारी चीजें कर पाए, उनके लिए ऑनलाइन सेगमेंट बहुत सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्कूल या फिर आपका कोचिंग आने जाने में टाइम जो है आपका वो बचने वाला है। और साथ साथ दूसरा फायदा ये भी है कि आपकी जो फीस है वो भी कम रहती है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। आपको वही टीचर्स जो आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले जो लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, आज वही बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे, जो कंटेंट के साथ एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। लेकिन साथ साथ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको धक्का लगा के, जिनकी गाड़ी ना धक्का लगा के स्टार्ट होती, जिनको बार बार कोई कहने वाला चाहिए कि भाई तू ये काम कर, ये इस समय कर, ये इस समय कर, ये नोट्स बना, ये तू कर, है ना, ऐसे बच्चों को ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, उनका बैकलॉग होने लगता है थोड़े टाइम बाद, वो लाइव क्लास को लाइव अटेंड नहीं करते, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते टाइम पे, और बैकलॉग होने की वजह से वो कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ऑफलाइन मोड ठीक है। ऐसे बहुत सारे नुकसान और फायदे हो सकते हैं, है ना, इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि ऐसा कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है कि ऑफलाइन किसके लिए अच्छा है या फिर ऑनलाइन किसके लिए अच्छा है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है ना। तो कंटेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो कोई आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा ऑफलाइन ऑनलाइन में। अगर सारी चीज आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी आप जिम्मेदारी समझते हैं, तो आप ऑनलाइन सेगमेंट में जा सकते हैं। अगर आप फीस का कोई इशू नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको टीचर के साथ लाइव इंटरेक्ट करना है, आपके सामने टीचर पढ़ा रहा है, आपको सामने जाके डाउट अपने सॉल्व करने हैं, है ना, बहुत सारे लोग इस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप लोगों के लिए ऑफलाइन मोड ठीक रहेगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें रेगुलर स्कूल करना चाहिए या फिर डमी स्कूल करने की जरूरत है। देखो, इसका भी मैं फिर से कह दूं, इसका भी कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन नहीं है कि ये या फिर ये नहीं, सिर्फ यही करना है ना, ऐसा नहीं है। जो लोग डमी स्कूल के बारे में नहीं जानते उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं क्या होता है डमी स्कूल। डमी स्कूल ऐसा स्कूल है जहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका अटेंडेंस वगैरह, नाम वगैरह वहां पर आपका चलता रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाने की जरूरत पड़ती है, अटेंडेंस वगैरह का कोई लफड़ा नहीं रहता। लेकिन अगर रेगुलर स्कूल है आपका तो उसमें आपको हर दिन अटेंडेंस वहां जाके देनी पड़ेगी, मिनिमम आपकी 75% अटेंडेंस होनी जरूरी है, और इसी के बाद आप लोग टेस्ट वगैरह, जो उनके एग्जाम्स वगैरह है उसमें इंक्लूड हो पाओगे। ऑल राइट, तो सर हमें क्या चीज चूज करनी जरूरी है, हम ऑफ रेगुलर की तरफ जाएं या फिर डमी स्कूल की तरफ जाएं। फिर मैंने आपसे कहा दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं और बहुत सारी जगह पर ये कल्चर भी है कि जो बच्चा जेई या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन करता है और जो बहुत जिसने सोच रखा है कि यार मुझे अपना दम लगा के ना जेई में अच्छे रैंक लाना है, तो वो बच्चे जनरली डमी स्कूल की तरफ मूव करते हैं। यहां पर बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि आपको स्कूल नहीं जाना, स्कूल आने जाने में आपका जो 6-7 घंटे और वहां रहने में 7-8 घंटे आपके वहीं पर दिन के कंज्यूम हो जाएंगे। साथ साथ स्कूल का आपका होमवर्क है वो भी आपको करना पड़ेगा, उसमें भी आपका टाइम जाएगा, तो वो टाइम आपका बच जाता है और आप उस टाइम को अपनी कोचिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को करने में, रिवाइज करने में, प्रीवियस के क्वेश्चंस करने में, प्रैक्टिस करने में आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे फिर कह दूं वापस वही कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन नहीं होते बिल्कुल भी, है ना, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ना पढ़ा तो नहीं पढ़ा, है ना। डमी स्कूल में आप एक चीज सोचो कि आपको कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन जब आप रेगुलर स्कूल में स्कूल जाते हो तो वहां पर आपको एक टीचर मिलेगा जो स्कूल के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो तो आपका कम से कम तैयार करवा ही देगा, है ना, क्योंकि वहां पर आपके टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट होते हैं, अटेंडेंस आपकी मार्क की जाती है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, है ना। तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी कुछ ना कुछ वहां रेगुलर क्लासरूम से सीख के आता ही है, ठीक है ना। तो ये इसके बेनिफिट है, ये इसके बेनिफिट है। लेकिन आपको अगर लगता है कि यार आप स्कूल और रेगुलर स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोच के देखो कि आप लेट से आपका सुबह 7-7:30 बजे स्कूल होता है, आप लोग 1-2 बजे वापस घर आते हो, फिर खाना खाते हो और फिर उसके बाद 4 बजे कोचिंग चले जाते हो, तो आपका पूरा दिन उसमें चला जाता है, फिर आपको थकान भी होती है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते और बैकलॉग आपका होने लगता है ना। और ये कॉमन प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है। और इसमें भी अगर मान लो कभी आप 4-5-7 दिन के लिए बीमार पड़ गए, कुछ घर में कुछ काम आ गया, तो बैकलॉग इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उसको कवर करने में महीनों लग जाते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप दोनों चीजें एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना, और लेकिन हमें करना जेई है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इतना डेडिकेटेड हैं, तो आपके लिए डमी स्कूल भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। फिर बात करते हैं कि साहब
अगला बच्चा क्वेश्चन ये पूछता है कि सर एक बात बताओ, पढ़ना कितना पड़ेगा? ये जेईई जो है ना, ऐसा माना जाता है कि सबसे टफ इंजीनियरिंग का एग्जाम है ना, इंडिया में सबसे टफ एग्जाम्स में से इसकी गिनती की जाती है। तो सर इसका मतलब इसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? देखो, कितना पढ़ना पड़ेगा ये किसी एक स्टूडेंट वाइज वेरी करता है ना। कितना पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कैसे पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन में 3-4-5 घंटे पढ़ते हैं और वो उतना टॉपिक कवर कर लेते हैं, उतनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं कि एक दूसरा स्टूडेंट जो 10 घंटे में भी नहीं कर पाता है ना। तो टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है कि आपने जितने भी टाइम पढ़ाई करी है, क्या आप 100% कंसंट्रेटेड है, एक जगह बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं है, आप जिस समय पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चीजें नहीं चल रही है ना। तो कितने का यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है, कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। जब आप पढ़ाई करें, जो आपका क्लास में चल रहा है, क्लास में आपका जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, एक बार घर आके उनको रिवाइज करें, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, डीपीपीज हम लोग देते हैं उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें, क्योंकि जेईई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ कुछ भी रटने से काम नहीं चलता, आप जितनी ज्यादा चीजों को समझोगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। यस, तो कितना वाला इस लफड़े में ना पड़े। आप ये चीज ध्यान में रखें कि हर दिन का काम हर दिन करना है, बस इतना अगर आप लोगों ने मैनेज कर लिया तो आई कैन गारंटी यू, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट है तो जब 2 साल बाद आप 12th के बाद अपना जेईई का एग्जाम देने जाओगे, बहुत चिल रहोगे, खुश रहोगे, है ना। और खुश रह के पढ़ाई करने का मजा अपना अलग ही होता है ना। लेकिन वो खुश बच्चा तभी रह पाता है जब वो अपना काम रेगुलर करता है। यस, लेकिन हाँ मतलब और जब आप कोचिंग अटेंड करते हो ना, तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको डेली होमवर्क देते हैं कि यार ये वाला काम है जो आपको करके लाना, इतना कर लो, रिवाइज कर लो पीछे का, बस सफिशिएंट है, आगे टीचर से भागने की जरूरत नहीं है ना। साथ साथ चलो, इतना कर लिया, इतना अगर आपको करने में 5 घंटे लगते हैं ठीक है, 7 घंटे लगते हैं ठीक है, 8 घंटे लगते हैं तब भी करना पड़ेगा। यस, तो कितने पे आपको बात नहीं करनी, क्वालिटी ऑफ टीचिंग तो ठीक है, साथ साथ जितने भी टाइम आप पढ़ाई करो क्वालिटी वर्क होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, है ना, कि यार मैं तो इतने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करता हूं, उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसके बाद जब भी कोई बच्चा जेईई के लिए प्रिपरेशन करता है, जेईई नहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करता है, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो उसको अवॉइड करनी होती है ना। ये वो मिस्टेक्स होती है जो जनरली बच्चा करता है और जिसकी वजह से वो अपना जो गोल है उससे दूर चला जाता है। क्या क्या मिस्टेक्स है? सबसे पहला ओवर थिंकिंग। जब मैं जेईई की बात करता हूं तो हम लोग यही कहते हैं, हमें ना आपको यही सुनने मिलता है, जेईई का जो एग्जाम है वो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम्स में माना जाता है ना, इतना मुश्किल इसका पेपर आता है, रात रात भर इसके लिए पढ़ना पड़ता है ना, आंखें सूज जाती हैं, खाने पीने का कोई होश नहीं रहता, ऐसी चीजें आपको जनरली सुनने को मिलती है। लेकिन ये सारा गलत है ना। ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, आप जीवन में कुछ और काम कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग अपने लिए ही ये सारी चीजें बना लेते हैं कि ना, मान लो मेरा जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इतना नहीं पढ़ पाया तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि भैया जेईई पे लाइफ जाके खत्म नहीं हो जाती है ना। आप लोग अगर जेईई क्रैक ना भी कर पाओ, मान लो किसी भी रीजन की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, है ना। तो अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना, दिमाग में बहुत सारी चीजें सोच के नहीं करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा जेईई में सिलेक्शन हो, जिस दिन पेपर होगा उस दिन क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, रैंक कम आई तो क्या होगा। ये सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है कि जो जर्नी है मेरी 2 साल के क्लास 11th और 12th की, इस जर्नी को मुझे कैसे जीना है ना। ये कोई स्प्रिंट नहीं है बेटा, ये मैराथन है, 2 साल तक आपको चीजें करनी पड़ेगी, है ना। तो ओवर थिंकिंग से बचिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, शांत दिमाग से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बड़े आराम से आप लोग जेईई क्रैक कर सकते हैं आफ्टर 2 इयर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने आपसे कहा, जो काम आपको दिया है उसको उसी दिन करना है। बहुत से बार ऐसे भी होता है, हम लोग अपने लिए टाइम टेबल बना लेते हैं और बहुत जबरदस्त है ना, 7 बजे उठूंगा, 7:30 ये करूंगा, 8 ये करूंगा, 10 ये करूंगा, मतलब अपने आप को इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि 2-4 दिन तक तो टाइम टेबल फॉलो होता है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसका, है ना। तो ये काम भी आपको नहीं करना है ना। एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना वो सबसे मुश्किल काम है ना। तो आपका टाइम टेबल जो भी बनता है वो रियलिस्टिक होना जरूरी है कि जिसको आप फॉलो कर पाओ, है ना। और ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। ज्यादा सोचने से इंसान ज्यादा पीछे ही जाता है, कुछ आगे नहीं जा पाता वो,
ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद बैकलॉग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप क्लास 12th के बच्चे को मैं देखता हूं, इसमें पढ़ा रहा हूं बहुत सारे बैचेस में, तो जब मैं 12th क्लास का बच्चा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सर बैकलॉग 11th का अब क्या करें। बैकलॉग मतलब क्या होता है? बैकलॉग का मतलब ये हो गया कि आपके कुछ टॉपिक्स जो आपके क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने वो घर पे उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है, आप लोगों ने थ्योरी रिवाइज नहीं करी है, उसको आप बैकलॉग बोलते हो। तो दादा कोशिश ये करना है कि आपको बैकलॉग ना हो। ये बैकलॉग ना बहुत खतरनाक चीज है। ये बच्चे का कॉन्फिडेंस गिराने में सबसे जो ज्यादा रोल अदा करती है वो बैकलॉग है, क्योंकि बच्चे का चैप्टर्स होते जाते हैं, वो कवर हो नहीं रहे, उससे एक टाइम के बाद उसको लगने लगता है कि यार अब तो मेरे इतने सारे चैप्टर ऐसे रह गए जिनको मैंने पढ़ा ही नहीं है, फिर मेरा जेईई में सिलेक्शन कैसे होगा, फिर वो कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। ये चीज आप शुरू से ध्यान रखो। अगर आपका बैकलॉग नहीं है या फिर मिनिमम है, तो आप बाकी बच्चों से अलग दिखोगे। यस, तो बैकलॉग का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं, अरे पढ़ना ही तो है भाई, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे सब समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है, अब मुझे टेस्ट देने की क्या जरूरत है। नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी गलती होती है टेस्ट से भागना। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आपको अपनी कमियों का पता लगता है, जब आप उसको एनालाइज करते हो तो आपको पता लगता है कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कहां पर आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है। ये सारी चीजें आपको कौन सिखाता है? टेस्ट सिखाता है। और अगर आप टेस्ट से भाग रहे हो, इसका मतलब आप अपने जेईई के गोल से दूर जा रहे हो। तो रेगुलर टेस्ट जरूर दें, ये मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी। हाँ, ये ना हो कि भाई टेस्ट में अगर मान लो एक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो हम लोग वही वापस से है ना ओवर थिंकिंग वाली बात, ज्यादा टेंशन में, अरे भाई मेरा तो टेस्ट में नंबर नहीं आया, साला मेरा जेईई में सिलेक्शन कैसे होगा। अब कुछ भी होते ही बंदा सिर्फ ये सोचता है, अरे यार अब तो मेरा जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 2 4 5 टेस्ट खराब होने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उससे हर टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आए तो उससे कुछ सीखो, है ना। सीखो, पिछले में 100 आए, अब की बार 105 लाने की कोशिश करो, अपने आप में इंप्रूवमेंट की कोशिश करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बजाय इसके कि टेस्ट में नंबर कम आए तो मैं अगला टेस्ट दूंगा ही नहीं, और या फिर ये सोच के बैठ जाऊं कि यार मेरे दोस्त के तो इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, पता नहीं मेरी रैंक कितनी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट दादा ऐसे होते हैं जो शुरू में जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होते, लेकिन वो कंसिस्टेंट है, वो रेगुलर है, एक सर्टेन टाइम के बाद उनके मार्क्स में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है ना। और ये चीज हम लोगों ने भी फील करी अपने टाइम पे। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। फिर एक और चीज, डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम में बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो बुरी चीज है मुझे लगता है, और अच्छी चीज भी है जो मुझे लगता है, वो उसका मोबाइल फोन है ना। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। ऑनलाइन स्टडी में मोबाइल के बिना कुछ काम चलेगा नहीं, मोबाइल लैपटॉप जो भी ले लो उसके बिना काम चलेगा नहीं। और ऑफलाइन में भी आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रेगुलर क्लास में नहीं समझ में आती, तो फिर हम लोग उसको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं। और ये उम्र भी ऐसी होती है कि हम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों से हम लोग अपने गोल से दूर जाने लगते हैं। लेकिन अगर आप जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया, जिन्होंने जेईई में अच्छा किया, उनके अगर आप इंटरव्यूज देखोगे, जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, जो टॉप 100 में है, जो टॉप 10 में है, उनकी अगर आप इंटरव्यूज देखोगे तो उनका एक ही चीज कहनी है कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहा। डिस्ट्रैक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है वो रहता है सोशल मीडिया का, है ना। तो कोशिश करो भैया, ये सारी चीजें करने के लिए आपको उम्र भर बहुत सारा टाइम मिलने वाला है। ये जो 2 साल है अपना 100% डेडिकेटेडली पढ़ाई करो। ये बाकी जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फलाना ढिमका, ये वो रील्स, ये सब कुछ वहीं रहेगी, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, ये तुम्हारे 2 साल तुम खराब कर दोगे, उसका दुख तुम्हें उम्र भर रहने वाला है फिर, है ना। तो थोड़ा सा बचिए इन सारी चीजों से। फ्रेंड सर्किल होना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि वो भी आपके डिस्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथ साथ आपके जिन लोगों के साथ उठना बैठना, जिसको मैं एनवायरनमेंट कहता हूं, वो भी अच्छा होना चाहिए। वो भी ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो अपने गोल के लिए फोकस्ड है। क्योंकि अगर आप ऐसे बच्चों के साथ बैठ रहे हो, उनसे बातें ऐसी चल रही हैं जो कि आपके गोल ओरिएंटेड नहीं है, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का ही काम करता है आपकी इस जर्नी में, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आप अवॉइड कीजिए और देखिएगा कि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद ये सारी चीजें फील होने लगेगी कि हाँ यार, मैं कुछ अच्छे रास्ते पे जा रहा हूं। तो ठीक है साहब, इन सारी चीजों के बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई अब ये बता दो क्या करना है जिससे कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेईई में बहुत अच्छे नंबर से हम लोग जेईई को क्रैक करें और एक हमारा जो ड्रीम कॉलेज है, जो आईआईटी है, जो एनआईटी, जो भी कॉलेज है आपका, उसमें सर हम लोग पहुंच पाए। तो बहुत ही सिंपल रखना है चीजों को, है ना। ओवरबर्डन नहीं होना है। मैं फिर कह देता हूं, ये मान के नहीं चलना है कि यार जेईई जो है दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है, इसमें तो ये होता है, उसमें वो होता है, ये पढ़ना पड़ता है रात भर। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप 2 साल अगर ईमानदारी से
एक प्रॉपर कंसिस्टेंट वे में पढ़ते रहोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे 2 साल निकल गए और साथ साथ आपने कितना अच्छा जो 2 साल के बाद होने वाला जेईई का एग्जाम है उसमें स्कोर किया होगा। सबसे पहली चीज सेल्फ बिलीफ, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं। जब तक इंसान को खुद पे विश्वास नहीं होगा कि वो जेईई क्रैक कर सकता है, तब तक दुनिया भी ये नहीं मानने वाली है ना। वो तो आपको पीछे ही गिराने में लगी रहती है। इसलिए सबसे पहले खुद पे विश्वास करो कि हाँ, मैं जेईई के लायक हूं। यस, मैं वो सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूं जो जेईई मेरे से मांगता है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जेईई में सिलेक्शन ऐसे ही, हाँ ठीक है 2 घंटे पढ़ लिए, घंटा भर पढ़ लिया, या नहीं भी पढ़ा, महीने में 10 दिन पढ़ लिए, 12 दिन नहीं पढ़े, इस तरह से जेईई में सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन ये भी चीज ध्यान में रहे, विश्वास खुद पे रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, है ना। कोई आपको विश्वास दिलाने वाला नहीं है कि हाँ नहीं तू कर लेगा अपने फैमिली के अलावा, है ना। तो खुद पे विश्वास कीजिए, आप जेईई मटेरियल हैं, जेईई के लिए बने हैं, इस बात को ध्यान रखिए। साथ साथ दूसरी चीज प्रैक्टिस, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साइंस है भाई, साइंस में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। यस, आप लोग देखोगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके देखे हुए क्वेश्चंस होंगे जो जेईई पूछ लेगा, है ना। हर साल क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, लेकिन देखे हुए क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होती है, खूब सारे घर पे घिसी होती है ना पूरी, मतलब अपनी रफ कॉपीज भरी हुई होती है। तो उन्हीं बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उनको लगेंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने किया था घर पे, है ना, और सेम क्वेश्चन आ गया, मजा ही आ गया। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको जेईई में मिल जाते हैं ना, तो भाई अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चंस में मिल गए, अगर 12, 14, 16 नंबर भी आपके आ गए ना, तो 12-16 नंबर पे रैंक्स जो होती है हजारों में रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल रहता है, इस चीज को हमेशा ध्यान दें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं करी है, ये सबसे बड़ी आप लोगों की गलती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी इज द की, ये मैंने चीज आपको बोल दी, है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब यहां पर हर चीज में कंसिस्टेंट होने से है, रेगुलर क्लास अटेंड करने से है, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग से है, रेगुलर डीपीपी सॉल्व करने से है। यस, हर चीज में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो लाइव क्लास है उसको लाइव ही अटेंड करना है, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हो तो, है ना। उसको रिकॉर्डेड वर्जन में देखने की गलती नहीं करनी है। यस, और अगर आप कंसिस्टेंट है, हर दिन का काम उसी दिन कंप्लीट करते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार ये जर्नी बहुत आराम से निकल रही है, इसमें आपको रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आंखें ऐसे नहीं है कि सूज के बाहर आ जाएगी, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, 5 दिन पढ़ाई करी फिर 4 दिन नहीं पढ़ाई करी, तो फिर वो जो बैकलॉग होगा उसको कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है वो कवर ना भी कर पाओ आप, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत फास्ट तरीके से चलता है, बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। अगर आप एक चैप्टर की बात करो तो आप हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो एक चैप्टर में, और अगर मान लो एक चैप्टर का बैकलॉग हो गया तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, 100-200 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, है ना। तो आप हो सकता है उसको कैचअप भी ना कर पाओ, है ना। इस वजह से हर चीज में कंसिस्टेंट रहिए। मान लीजिए किसी रीजन की वजह से कोई चीज आपकी बैकलॉग हो भी जाती है, तो जो रेगुलर क्लासरूम में चल रहा है उसको साथ साथ चलने दें, और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप अपना बैकलॉग कवर करने की कोशिश करें, है ना। और उसमें हो सकता है कि आपकी जो हॉबीज है उसके साथ आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, आपको थोड़ा सा हो सकता है घंटा भर कम सोना पड़े। यस, ये भी हो सकता है कि आपको खेलना पसंद है, थोड़ा सा आधा घंटा कम खेलना है ना। ये सारी चीज, आप हर चीज को मैनेज कर सकते हो, लेकिन वो तब जब आपकी प्रायोरिटी स्टडी रहे, है ना। पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आप सारी चीजों को अपनी लाइफ में बड़े अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकते हो, है ना। वो चीज नहीं मान के वे कि यार मतलब जेईई, मतलब अगर मैं तैयारी कर रहा हूं ना जेईई के लिए, इसका मतलब ये है कि मेरी जो बाकी लाइफ है, दोस्त है, फ्रेंड सर्किल हो गया, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, उन सबसे मुझे कटना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। जनरली पर्सनली सब लोगों का अलग अलग राय इस चीज में होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज है नोट्स प्रिपरेशन, और ये नोट्स प्रिपरेशन वाली जो चीज है ना, ये ऑनलाइन स्टडी में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन में जनता ये सोचती है कि पीडीएफ तो मिल ही रही है ना, नोट्स बनाने की जरूरत क्या है यार, मेरे पास तो पीडीएफ है ना। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। नोट्स, आप खुद से बनाए हुए नोट्स से पढ़ने का मजा ही कुछ और है ना। और किसी दूसरे के अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ भी ना आए, और अगर समझ में आ भी गई तो वो फील नहीं आएगी आपको नोट्स को। जब इंसान खुद से लिखता है तो उसका दिमाग काम करता है ना। आप बिना सोचे कुछ लिख नहीं सकते, लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यस, और जब आप सोचोगे तो आपको यह भी पता लगेगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। मेमोरी में सेट होती जाएगी वो सारी चीजें, और एक ना एक वो ज्यादा समय तक याद रहेगी। आप लोगों ने देखा भी है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा ऐसा कि यार अगर कोई चीज याद नहीं हो रही तो लिख के याद कर। लिख के याद करने का मतलब ही यही है कि वो आसानी से चीजें, है ना, इधर घुसेगी आपके दिमाग में।
ऑलराइट, तो नोट्स प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आप लोग देखना कि ये चीज कितने फायदेमंद होती है। खुद के बनाए हुए नोट्स, आपको पता है कौन सी चीज मैंने कहां लिखी है। शॉर्ट नोट्स भी आपको साथ साथ ही प्रिपेयर करने हैं। यस, तो ये वो चीजें थी जो आप लोगों को रेगुलर इंटरवल पे करनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब आप लोग रेगुलर क्लासरूम में जाते हो, स्टडी करते हो, तो आपके जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, वो भी आपको रेगुलर गाइड करते रहते हैं। उनकी बात को सुनिए, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जो आपका टीचर कहता है उसी तरीके से कीजिए, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यस, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। क्लास 10th से जब आप क्लास 11th में आते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलता है। क्लास 10th में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ज्यादा प्रैक्टिस का नहीं होता, लेकिन क्लास 11th में जब आप आते हो तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। उन सारी चीजों को जो जंप है उसको कवर करने के लिए आपको एफर्ट भी थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लास 11th जब आपकी खत्म हो जाए तो आपका बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, इस बात को आपको अश्योर करना है। क्लास 12th में जब आप जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th ही आपके पास रहे। 11th